तो आज तारीख है 11 नवंबर और 11 नवंबर की जो पहली न्यूज़ है वो आई है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम चल रही थी पिछले साल तक उसके बारे में कि बेसिकली जो MPLAD स्कीम है उसको पिछले साल हम देखते हैं कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था। तो अभी इसको दोबारा शुरू कर दिया गया है तो और रोल डाउन भी कर दिया गया है। तो हम पूरी स्कीम के बारे में जानते हैं ये है क्या। इसके तहत बेसिकली जो हम देखते हैं जो हमारे सांसद वगैरह होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको तकरीबन 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवाने के लिए, अलग अलग काम करवाने के लिए वो चाहे करवा सकते हैं। और वो ये काम जितना भी पैसा ये खर्च करते हैं 5 करोड़ को, वो उस डिस्ट्रिक्ट के जो DM होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसके साथ में मिलके करते हैं। तो पिछले साल कोरोना की वजह से इस स्कीम को बंद कर दिया गया था और अभी इसको दोबारा शुरू किया गया है, पर अब 4-5 महीने ही रह गए हैं तो फिर नया बजट आ जाएगा। तो इस वजह से इसको रोल आउट कर दिया गया है। तो रोल डाउन की वजह से इस बार 5 करोड़ की जगह केवल 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और बाय द वे इस स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये स्कीम चलती है। 1993 से ये स्कीम चल रही है। और वहीं हम देखते हैं जैसे स्वच्छ भारत हो गया, संसद आदर्श ग्राम हो गया, एक्स सेवल इंडिया जो कैंपेन है वो हो गया, वो सब इसी स्कीम के पैसे से चलाया जाता है। बट प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है कि हमारे जो ज़्यादातर MPs हैं वो इस पैसे को यूज ही नहीं कर पाते। 2002 में जो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू एंड वर्किंग है उसने तो बंद करने तक की कहा था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कह दिया था कि नहीं, हमारा स्ट्रक्चर क्वासी फेडरल है तो इस स्कीम को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसदों पे भी ये अधिकार होने चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में अपने मन से डेवलपमेंट कर सकें। बट अगर हम लोग 2014 से 18 के बीच के देखें ना, तो तकरीबन 93% पैसे का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाया है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कीम का वही है कि हम लोगों ने MP चुन रखे हैं, MPओं को जो पैसा मिलता है उन्हें खुद तक नहीं पता कि इस पैसे का यूज कैसे करना है, ये हालत है। तो दैट्स ऑल MPLAD स्कीम के बारे में तो यही था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके, कि अभी हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा हो रही थी NSS की। तो अभी दिल्ली डिक्लेरेशन आया है, उसमें टेररिज्म कॉम्बैट की बात कर लें, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, ड्रग्स की बात कर लें, तो ये सब चीज़ें हम लोग आपस में मिलकर रोकेंगे। रेडिकलिज्म को कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा इन सब चीज़ों को रोका जाएगा अफगानिस्तान में। इन सब को लेकर दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है। और वहीं हम बात करें ना कि रशिया ने इसमें ट्वीक्स स्टेटमेंट दिए, ऐसा कोई सीधा स्टेटमेंट नहीं दिया बाय द वे। और वो तो हम लोगों ने कल ही बात कर ली थी कि चाइना और पाकिस्तान है उसने इसमें भाग नहीं लिया। बाय द वे पाकिस्तान अपना एक अलग से डिक्लेरेशन करवाने जा रहा है जिसका नाम है ट्राइका। तो ट्राइका में अब देखते हैं इंडिया को बुलाता है कि नहीं बुलाता, बट उसमें चाइना भी जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फिशिंग कैट के बारे में। फिशिंग कैट बेसिकली वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। और अभी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया है उसको द्वारा देहरादून में जो फिशिंग कैट्स है उनकी कॉलरिंग की जाएगी कि वो कहाँ पे हैं। कॉलरिंग कर दी जाएंगी, मार्किंग कर दी जाएंगी, जिससे पता पड़े कि हाँ ये जो फिशिंग कैट्स हैं कितनी रह गई हैं। अभी तक जो अनुमानता है कि तकरीबन 115 फिशिंग कैट्स हैं जो देहरादून में बची हैं। फिर उनका सही पॉपुलेशन भी देख सकेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करना है वो भी देख सकेंगे, उनको कैसे बढ़ाना है इन सब पे ध्यान दे सकेंगे। बेसिकली फिशिंग कैट की बात करें तो नॉर्मल कैट से डबल बड़ी होती हैं ये। और ये तो हम जानते हैं फिश, स्नेक, ये सब चीज़ें खाती हैं, तैरने में माहिर होती हैं। मैंग्रोव के जहाँ पे भी वन होते हैं वहीं के आसपास पाई जाती हैं। और जो बेसिकली जो हंटिंग हो गई, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सब वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी जो कलारी मार्शल आर्ट्स है उसको लेके, कि केरला में हम जानते हैं कलारी पयट्टू जो मार्शल आर्ट्स है उस कला को अभी ट्रेनिंग चलती है बेसिकली वहाँ पे, तो उसको अभी बंद कर दी गई थी कोरोना की वजह से, तो उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। और कलारी पयट्टू की हम लोग जानते हैं 14th सेंचुरी AD से शुरू की गई थी इसको। और भारत में देखो, भारत में मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम देखते हैं कि सिलम्बम है जो तमिलनाडु में होता है, थांगटा है मणिपुर में होता है, थोड़ा है हरियाणा में होता है, गटका हुआ, लाठी हुआ ये पंजाब में होते हैं, और इनवान है जो मिजोरम में होता है, और कट्टू है जो साउथ इंडिया में होता है, मुस्ती है वाराणसी में होता है, वहीं परी खांदा है जो नॉर्थ इंडिया में होता है। तो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं जो इंडिया में की जाते हैं। और इनमें से 4 मार्शल आर्ट्स ऐसे भी हैं जिनको हम लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी रख रखा है। एक का नाम तो ये कलारीपयट्टू, और दूसरा मलखम, तीसरा थांगटा, और चौथा गटका। इन चारों को तो हम लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी रखा हुआ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है
जो आई है यूरोप को लेकर कि यूरोप में पिछले 4 हफ्ते से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 50% तक केसेस बढ़ गए हैं 4 हफ्ते में। और हम जानते हैं कि 70 to 80% जो भी केसेस निकल रहे हैं वो सब डेल्टा वेरिएंट को लेके हैं। और यूरोप में ऐसा नहीं है कि कोई एक दो कंट्री में, हर कंट्री में, यूरोप में जितनी कंट्रीज हैं सभी कंट्रीज में लगातार कोरोना का केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाल में तो बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिन लोगों ने वहाँ पे फ्लाइट्स रोक दी हैं, टूर एंड ट्रेवल्स को फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या हो पाता है। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है अभी जनजातीय गौरव दिवस को लेके कि 15 नवंबर को हमारी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा। और जनजातीय गौरव 15 नवंबर को क्या है, तो 15 नवंबर को हम जानते हैं बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा बेसिकली जो है वो 15 नवंबर 1875 में पैदा हुए थे। छोटा नागपुर पे हम लोग जानते हैं। फिर वो मुंडा ट्राइब से आते थे। फिर बिरसैट सेक्ट भी बनाया था उन्होंने। रांची में 1899 और 1900 के बीच में ट्राइबल मूवमेंट भी चलाया था। 3 मार्च 1900 में झारखंड में इनको पकड़ लिया गया था और मार दिया गया था बाय द वे। लेकिन ये ट्राइबल कम्युनिटी के गॉड, भगवान के रूप में माने जाते हैं। और उन्होंने उस समय अगर देखा जाए ना, जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे, तो उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया था। छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, झारखंड वाले एरिया में बहुत लड़े थे वो। तो झारखंड भी अपना फाउंडेशन डे 15 नवंबर को ही मनाता है, इसी वजह से, इन्हीं की जयंती पर। और जो जनजातीय गौरव दिवस है वह भी 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा अब। और बाय द वे, रांची में एक ट्राइबल म्यूजियम भी खुलने वाला है जल्दी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है अभी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है, जो 3 फार्म्स लॉस आए हैं, हम देखते हैं लगातार उन पे पिछले 1 साल से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो उसको लेके अभी जो फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, तो सेंटर ने इसको मनाने के लिए ये किया है कि शुगर केन गन्नों पर, देखो सेंटर का ये मानना है, सेंटर इथेनॉल मिलाना चाहती है किसमें? पेट्रोल में। और पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सब में, उसमें। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पहले इथेनॉल चाहिए होगा। और इथेनॉल कहाँ से आता है? बेसिकली आता है गन्नों से। तो सेंटर ने अभी गन्नों पे जो इंसेंटिव्स दिए जाते थे उनको 80 पैसे बढ़ा दिया है पिछले साल से। तो 63 रुपए थे, 63.80 रुपीस हो गए हैं। वहीं इंसेंटिव हाइक्स, बहुत बड़ी इंसेंटिव हाइक कही जा रही है इसको। और दूसरा हम जानते हैं कि जो कॉटन क्रॉप्स ऑफ इंडिया है उसको भी तकरीबन 17,000 करोड़ का एक बजट दिया है, जिससे कॉटन क्रॉप्स को अच्छे से सहेजा जा सके। दैट्स ऑल। तो ये सब हो रहा है फर्स्ट एनिवर्सरी पे 3 फार्म्स लॉ के। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जो अभी दुबई एक्सपो होने वाला है उसको लेके कि दुबई में अभी शो होने वाला है। तो हर अलग अलग जो एयर फोर्सेस होती हैं अलग अलग देशों की, उन सबकी ही जो एक्रोबैटिक टीम्स होती हैं, जैसे इंडिया की 2 टीमें हैं, सारंग और सूर्य किरण। सारंग हमारी हेलीकॉप्टर टीम है और सूर्य किरण हमारी जेट टीम है। तो ये दोनों जाएंगी यहाँ से दुबई। और वहीं सऊदी अरेबिया की सऊदी हॉक है, रशिया की हम लोग देखते हैं नाइट्स है, यूएसए की हम देखते हैं फरसेन है। तो ये उन लोगों की भी जो टीम्स हैं एक्रोबैटिक टीम्स, वो भी जाएंगी और जो दुबई शो होने वाला है उसमें अपनी कलाबाजियां दिखाएंगी। सिंपल सी बात है। तो बस हमें इंडिया की याद रखनी है, इंडिया की कौन कौन सी जा रही है, तो सारंगी और सूर्य किरण। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है नेपाल आर्मी चीफ को लेकर कि अभी हम देखते हैं जनरल रैंक की पदवियां भी दी गई थी हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको द्वारा। तो जो नेपाल के आर्मी चीफ है जिनका नाम है प्रभुराम सिंह, उनको एज ए कस्टमरी प्रैक्टिस मान लो बेसिकली, उनको भी इंडिया में जनरल रैंक दे दी गई है। तो ये होता रहता है कि नेपाल हमारे जनरल्स को आर्मी या जनरल रैंक देता रहता है, हम उनके जनरल्स को जनरल रैंक देते रहते हैं। ये एक तरीके से सम्मान करने का तरीका है। दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है अभी, देखो पहले ये जो नेक्स्ट न्यूज है इसका मैं थोड़ा बेसिक समझा दूं। ये है बेसिकली माइग्रेंट्स को लेकर जो प्रॉब्लम बनी हुई है पोलैंड में उसको लेकर। लेकिन इसको थोड़ा समझना होगा। देखो यूरोपीय कंट्रीज हम लोग देखते हैं, उन्होंने रशिया पे काफ़ी ज़्यादा बैन्स लगाए हुए हैं। जितनी भी सेकंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं उन सब पे ही बैन लगा के रखती हैं यूरोपीय कंट्री ज़्यादातर। और अब देखो, रशिया हमेशा से ही चाहता है कि यूरोप मतलब स्टेबलाइज ना रहे, डिस्टेबलाइज हो जाए। तो उन्होंने क्या किया है, जो नॉर्थ अफ्रीका में जो लोग रहते थे उनको बेलारूस बॉर्डर से होते हुए पोलैंड में घुसाने की कोशिश कर रहा है इस समय। तो बेलारूस बॉर्डर पे नॉर्थ अफ्रीका पे रहने वाले बहुत सारे माइग्रेंट जमा हो गए हैं। और बेलारूस हम लोग जानते हैं कि रशिया का कितना अच्छा मित्र है। तो उस वजह से
बेलारूस ने रशिया का पूरा साथ दे रहा है और वहां से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पोलैंड में घुसा दिए जाए माइग्रेंट्स को। सीधी सी बात है, जब वो माइग्रेंट्स एक बार पोलैंड में घुस गए तो वो पूरे यूरोप में फैल जाएंगे आगे, और जब वो यूरोप में आगे फैल जाएंगे तो पूरे ही यूरोप में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। और यूरोप पहले एक बार ये चीज भुगत चुका है, जब डेनमार्क में अफ्रीकन लोगों को ले लिया गया था, तब डेनमार्क में कल्चर बहुत अलग है और उनका अफ्रीकन कल्चर बहुत अलग है, तो वो अपना ही नहीं पा रहे थे। फिर यूरोप में बहुत प्रॉब्लम चली थी, डेनमार्क में भी काफी दिन तक प्रॉब्लम रही थी, उनको लेकर इंसर्जेंसी बनी रही थी। तो अब ये अनसर्टेनिटी बनाए रखने के लिए रशिया ये काम कर रहा है बेलारूस के साथ में मिलके, और यहाँ से पोलैंड इन माइग्रेंट वर्कर्स को लेके कोशिश कर रहा है कि एक भी माइग्रेंट वर्कर अंदर ना आ पाए। तो अभी कल परसों में क्या हुआ, काफ़ी वहाँ पे गोलियां वगैरह भी चली हैं, एक दो माइग्रेंट वर्कर्स मारे भी गए हैं, और बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं माइग्रेंट्स। तो दैट्स ऑल, बस यही न्यूज़ है, हमें बस पता होना चाहिए कि पोलैंड में जो माइग्रेंट क्राइसिस चल रही है वो क्या है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके, कि हाल ही में 101वें मेंबर के तौर में यूएसए ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम लोग जानते हैं कि 2015 में इसको बनाया गया था। अजय माथुर जो इसके हेड है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसको पेरिस में बनाया था। और जो इक्वेटर पे ज़्यादातर जो बसने वाले देश हैं उनको सूर्य पुत्र कहा था हमारे मोदी ने, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरण पड़ती हैं, और उस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर हम लोग इसका अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है नायका के फाउंडर फाल्गुनी नायर को लेके, कि नायका ने कल 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है उसको पास कर लिया है, और वह देश की पहली महिला बन गई हैं जो फाउंडर भी हैं किसी कंपनी की, और उन्होंने 1 लाख करोड़ के जो मार्केट कैप है उसको पास किया है। और बाय द वे, जो फाल्गुनी नायर है उनकी खुद की भी मार्केट वैल्यू $6.5 बिलियन के ऊपर चली गई है, और आज भी वो तकरीबन 54% स्टेक्स रखती हैं नायका के। और 52वीं सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है इंडिया की नायका। और नायका हम लोग जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स वगैरह बेचती है, लड़कियों के, औरतों के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको बेचती है, और 2012 में ये कंपनी का फाउंडेशन किया गया था। दरअसल एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है गूगल को लेके, कि ईयू के द्वारा अभी गूगल पे हम लोग जानते हैं $2.8 बिलियन का जो टैक्स इम्पोज कर दिया गया था, जो लगा एक तरीके से वो लगा दिया था चार्जेस के, $3 बिलियन देने पड़ेंगे यूएस को, वो ईयू को देने पड़ेंगे, किसको, गूगल देगा। और ये किस लिए लगाए गए थे, क्योंकि गूगल अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल कर रहा था, मतलब बेसिकली अपने एल्गोरिदम को यूज करके अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा था। तो ये सब अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में आती हैं, इस वजह से ईयू ने ये बैन लगाया, वो फाइन लगाया था बेसिकली। तो उसको लेके गूगल चला गया था कोर्ट में, तो कोर्ट में भी हायरिंग हुई, और आखिरकार गूगल ये भी केस हार गया। तो अब गूगल को ईयू को तकरीबन $2.8 बिलियन तो देने ही पड़ेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है स्वीडन से, कि स्वीडन की फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोफवेन बनने वाली हैं जल्दी। तो लोफवेन अभी स्वीडन की नई प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरी नहीं है इसमें। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पोषण योजना को लेके। पोषण योजना बेसिकली वही है मिड डे मील, जिसका नाम बदल के पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। और मिड डे मील देखो बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है, जो मिलेट्स होती हैं जैसे रागी हो गए, चना हो गए, राजमा हो गए, इन चीज़ों को भी अब मिड डे मील में मिलाने की तैयारी कर रही है कौन, केंद्र सरकार, जिससे फूड का डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके, और जो माल न्यूट्रिशन की या वेस्टिंग की या स्टंटिंग की या ओबेसिटी की जो भी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों में उसको ठीक किया जा सके। अब हम लोग अगर बात करें किसकी, मिड डे मील की, तो हम जानते हैं कि 1995 में एक प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू किया गया था जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर नेशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSPE। इसी का नाम बदल के 2004 में मिड डे मील कर दिया गया था, और अभी इसका नाम बदल के 2021 में कर दिया गया है पोषण योजना। तो बेसिकली तमिलनाडु में पहली बार शुरू किया गया था, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा इसको कवर किया जाता है, और स्टेट कमेटी है जो इसको बियर करती है, सीधी सी बात। तो दैट्स ऑल। एक और इसमें पूरे चार्ट्स बने हुए हैं कि हाँ जब तक बच्चा मिडिल क्लास में आता है उसको इतने इतने ग्राम चीज़ें दी जाएंगी, 120 ग्राम मील दिया जाएगा, इसमें इतनी वेजिटेबल्स होंगी, ये होगी वो होगी। उससे नीचे को होंगे तो उन बच्चों को इतने इतने ग्राम प्रोटीन दिए जाएंगे, इतने ग्राम न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, पूरा चार्ट बना हुआ है। लेकिन चार्ट कितना ही फॉलो होता है आंगनवाड़ी में वो तो सब जानते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है इसके द्वारा स्माइल स्कीम लॉन्च की गई है इंडिया में। स्माइल स्कीम क्या है,
सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको ही स्माइल कहा जाता है। तो बेसिकली जो बैगर्स हैं हमारे यहाँ, हम देखते हैं बैगिंग करते हैं लोग, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, कि उनको छोटा कोई धंधा डलवाया जा सके या कुछ किया जा सके, उनके लिवलीहुड को और ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए उनको एक छोटी इंटरप्राइज बना के देना, या किसी एक इंटरप्राइज जो पहले से वेल स्टेब्लिश है उनमें उनको काम देना। ये काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्माइल स्कीम के तहत। अब बाद में कैसे करेगी, क्या करेगी, अभी तक कोई डाटा नहीं आया, बट हमारे पास इसमें डाटा जरूर है कि 2011 में जो हम लोगों ने नेशनल सेंसस हुआ था हमारा, उसमें तकरीबन 4.13 लाख बेगर्स बताए गए थे पूरे इंडिया में। और ये तो गलत है वैसे, बाद में इंडिया में तो 40 लाख होंगे। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेगर्स जो पाए जाते हैं वो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है युक्त धारा पोर्टल को लेके, कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसके द्वारा युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो पंचायतों के जो काम होते हैं उनको मॉनिटर करना, कि ड्रेनेज सिस्टम हुआ, पानी हुआ, उसके बाद में जैसे हैंडपंप लगाना हुआ, रोड बनवानी हुई, स्ट्रीट लाइट लगवानी हुई, तो ये काम पंचायतों को द्वारा जो किए जा रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो इनके लिए युक्त धारा पोर्टल बनाया जा रहा है। बस दैट्स ऑल। तो न्यूज़ तो आज की यही खत्म होती है। एक एडिटोरियल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है, यही एक एडिटोरियल है जो आज अच्छा आया है हमारे जानने के लिए। क्या आया अर्बन फ्लड को लेके, कि अर्बन फ्लड क्या होते हैं, अर्बन फ्लड कैसे बढ़ते जा रहे हैं, और अर्बन फ्लड को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली अर्बन फ्लड को पूरा समझाया गया, और इसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी जोड़ दूंगा कि कैसे टैकल कर सकते हैं। तो देखो, चेन्नई में 2015 में अर्बन फ्लड्स आए थे, उसमें हम देखते हैं 400 से ज़्यादा लोग मर गए थे। और हमारे जितने भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स हैं वो सब के सारे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये आने वाले फ्लड्स बढ़ने ही वाले हैं। तो हमारे पास में अभी अगर कोई एक चीज़ है जिसको हम कर सकते हैं तो वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कि बेसिकली प्रवाह तंत्र को बेहतर करें, नदियों के प्रवाह तंत्र को, पानी में लॉगिंग ना हो, पानी में जो गाद है, सल्ट है वो ना जमे, और जो रिजर्वियर्स हैं वो हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं। हम लोग जो वेटलैंड्स और जो लेक्स वगैरह हैं उनका विस्तार, जो हम लोग देखते हैं ना कि रिजर्वियर्स, वेटलैंड्स, लेक्स, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं, जो पहले थी वो खत्म कर दी गई हैं, तो उनको ऐसा ना किया जाए, यही सब कर सकते हैं हम। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, बेसिकली जैसे एक एग्जांपल दे दूं कि शॉपिंग हब है जो टी नगर में है चेन्नई में, वो झील पे बना हुआ है। सिटी एयरपोर्ट हम लोग बात कर ले अदियार का, तो वो फ्लड प्लेन्स पे बना हुआ है। और बकिंगम कैनाल जो है वो कई चीज़ें, मतलब बकिंगम कैनाल है वो कई चीज़ों से बनी है। 300 प्लस जो लेक्स हैं वो चेन्नई में ख़त्म हो चुकी हैं। और बेसिकली इससे हमें समझ में आता है कि चेन्नई में प्रॉब्लम क्या चल रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम केवल चेन्नई तक स्थित नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे इंडिया में है। देखो, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं जिन वजह से फ्लड्स आते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा हम लोग कह लें आर्टिफिशियल कारण। प्राकृतिक कारण में मान लो वर्षा ज़्यादा हो गई, साइक्लोन्स आ गए, हाई फ्लड्स आ गए, लैंडस्लाइड्स हो गई, इन वजह से पानी भर गया, ठीक है। और वहीं हम लोग अगर बोले आर्टिफिशियल कारणों में, तो रिवर में सिल्ट जम गया मान लो, ठीक है। डैम हम लोग बना रहे हैं, डैम की वजह से पानी कई बार इकट्ठे छोड़ना पड़ता है, तो जब पानी डैम भर जाते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, छोड़े तो नीचे पूरे पूरे शहर भर जा रहे हैं। उसके बाद मान लो ड्रेनेज प्रॉब्लम आ रही है सिटियों में, प्लास्टिक वॉल बनती जा रही है नदियों पे, तो उस वजह से पानी रुक रहा है, नदियों से पानी जल्दी समुद्र में नहीं जा पाता। एन क्या है ना, एनक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल लैंड, की जो नेचुरल लैंड है उसका हम लोग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल कारण भी हैं। अब इनके लिए क्या जा सकता है बेसिकली, तो हमारे पास में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं 2010 में आई थी। तो अर्बन फ्लड को रोकने के लिए, मतलब शहरी जो बाढ़ है उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इन गाइडलाइंस में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमारे एग्जाम के लिए, और हम कहीं भी क्वेश्चन भी लिखते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कि देखो, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और ये अर्बन फ्लड्स को जब देखने वाली बात की जाए तो केवल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही देखे, क्योंकि उनके पास में उसकी प्रायिकता है, बेसिकली उनके पास में उसकी डाटा है, उनके पास में वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा कहा जाए तो एक अम्ब्रेला फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए। हम देखते हैं आई फ्लोस बन रहे हैं, सी फ्लोस बन रहे हैं, आई फ्लोस बनाया गया चेन्नई में, सी फ्लोस मुंबई में बनाया गया, ऐसा हर जगह बनना चाहिए। और हम देखते हैं जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको लोकल नेटवर्क फोरकास्टिंग सेल्स भी बनानी पड़ेंगी जगह जगह, हर सिटी में जहाँ पे भी बाढ़ आती है, किसी भी अर्बन एरिया में। हम देख रहे हैं
डॉपलर वेदर रेडार्स उनको लगाना पड़ेगा, और डॉपलर वेदर रेडार लगाने के लिए तो काम भी अच्छा चल रहा है। बाय द वे उनको तो जल्दी ही पूरे इंडिया में लगा दिया जाएगा, लेकिन इसको और तेज करने की जरूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की जरूरत है। हम लोग बात करते हैं ना कि एयर रेंज सिस्टम हो गई, वाटर शेड्स हो गए, जहाँ पे भी पानी भर रहा है, इन सब चीज़ों को देखना है हमें। वाटर शेड्स जहाँ पे पानी भर रहा है उनको देखना है, साथ साथ में ड्रेनेज सिस्टम को और अच्छा करना है। हमें एक कॉन्टूर मैपिंग की जरूरत है, जिससे हम ध्यान रख सकें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कहाँ पे बाढ़ की समस्या ज़्यादा बनी रहती है, कहाँ पे बाढ़ की समस्या कम है, तो उनको उसी हिसाब से हम लोग टैकल कर सकें। वहीं हम देखें कि जैसे 31 मार्च है, 31 मार्च क्या होता है, प्री एरा होता है मानसून का, मानसून से पहले का एरा। तो उसमें ही हमें कोशिश करनी चाहिए जो नदियों में सिल्ट जमी हुई है, गाद जिसको कहते हैं, उस सिल्ट को निकाला जा सके, जो डैम से उनको खाली किया जा सके थोड़ा बहुत, उन पहले से बरसात की तैयारी कर ली जानी चाहिए। ये 31 मार्च से हमें प्री मानसून एरा में ही डीसिल्टलाइजेशन शुरू कर देनी चाहिए। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान देना होगा। हमें अल्टरनेट इस्टेब्लिशमेंट पे देना होगा, और साथ साथ में एट द एंड पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी अकेले का काम नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट का काम है। अब और बाद में अवेयर करना गवर्नमेंट का ही काम है, ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट का मेन रोल है, लेकिन ये मिलके तभी होगा जब लोग कलेक्टिव एफर्ट्स दिखाएंगे। अब ये भी है कि इससे हो क्या रहा है, अगर अर्बन मान लो बाढ़ आती भी है तो होता क्या है, चली जाती है बाढ़, तो पानी भरेगा 2 दिन में निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का नुकसान हो रहा है इससे हर साल। डाटा भी आया था एक इंडियन एक्सप्रेस में कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का नुकसान हो रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं बिजनेसेस का नुकसान हो रहा है इससे लगातार, क्योंकि बिजनेसेस 4-5 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, 5-5 दिन लाइटें नहीं आती हैं, तो बिजनेसेस लाखों करोड़ का नुकसान हो जाता है उसमें। लोगों की जान का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान। तो जान माल दोनों का नुकसान है अगर ऐसी अर्बन बाढ़ें लगातार आती रहीं, और इनको हमें अभी से टैकल करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मानसून जो गया है, हम लोगों ने देख लिया कि पूरी की पूरी सिटी की सिटियां भरी रही हैं इंडिया में। इनको भी टैकल करना हमें जरूरी है, अगर हमें अपने डेवलपमेंट भी करना है और हमें अपनी जान माल की रक्षा भी करनी है तो भी। तो दैट्स ऑल। आज की बात करें 11 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।